साल 2022 याद है। भारत ने एक बहुत साहसी, एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। पूरी दुनिया कह रही थी रूस से तेल मत खरीदो, पर हमने कहा नहीं, हम वो करेंगे जो हमारे देश और हमारे लोगों के लिए सबसे अच्छा है। हमने पाबंदियों की परवाह नहीं की, तेल खरीदा और देश के अरबों डॉलर बचाए। ये एक जबरदस्त रणनीतिक जीत। लेकिन अब 2 साल बाद एक सवाल तो बनता है, अगर देश ने इतनी भारी छूट पर तेल खरीदा तो हम और आप जैसे आम इंसान को पेट्रोल पंप पर कोई राहत क्यों महसूस नहीं हुई? वो अरबों डॉलर की छूट आखिर गई कहां? तो चलिए इस पैसे के सफर को ट्रैक करते हैं। हुआ ये कि पैसा कहीं गायब नहीं हुआ, ये बहुत ही सफाई से 3 अलग-अलग जेबों में चला गया। और आज हम एक-एक करके हर जेब की तलाशी लेंगे। तो वो छूट बंटी कैसे? आइए इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। लगभग 40% हिस्सा गया निजी रिफाइनरों के पास, करीब 35% सरकार की तिजोरी में टैक्स के रूप में, और बाकी का 25% सरकारी रिफाइनरों की जेब में। चलिए पहली जेब से शुरू करते हैं। तो पहली जेब किसकी है? ये है निजी तेल कंपनियों की, वो बड़े खिलाड़ी जो भारत के तेल शोधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालते हैं। अब यहाँ का खेल समझिए। इन कंपनियों ने इस मौके को एक जैकपॉट में बदल दिया। उन्होंने लगभग 60 से 65% सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और फिर उसे भारत में बेचने के बजाय यूरोप और अमेरिका को वैश्विक डॉलर की कीमतों पर बेच दिया। मतलब खरीदा सस्ते में और बेचा महंगे में। उन्हें बहुत भारी मुनाफा हुआ। और ये मुनाफा कितना बड़ा था? अनुमान है कि 2022 से 2024 के बीच निजी रिफाइनरों ने सिर्फ इस खरीद बिक्री से लगभग $15 बिलियन का अतिरिक्त निर्यात मुनाफा कमाया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अब आते हैं दूसरी जेब पर, सरकार। जब सरकार ने देखा कि निजी कंपनियां इतना जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं, तो उसने भी अपना हिस्सा लेने का एक रास्ता निकाल लिया। सरकार ने खास टैक्स लगाया जिसे कहते हैं विंडफॉल टैक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई इंडस्ट्री अचानक उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाती है, तो सरकार उस अप्रत्याशित मुनाफे पर एक ऊंचा टैक्स लगा देती है। और इस विंडफॉल टैक्स से सरकार ने कितनी कमाई की? करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। देश की आर्थिक सेहत के नजरिए से देखें तो यह सरकार के घाटे को कम करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट कदम था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पैसे से हमारी आपकी जेब पर कोई असर पड़ा? पेट्रोल सस्ता हुआ? जवाब एक बड़ा नहीं है। इस टैक्स का लगभग 80% हिस्सा सरकार के सामान्य खजाने में चला गया और 20% इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में चला गया। इसका आम नागरिक को मिलने वाली ईंधन राहत से कोई सीधा लेना देना नहीं था। और अब तीसरी और आखिरी जेब, ये हैं हमारी अपनी सरकारी तेल कंपनियां। इन्होंने भी इस सस्ते तेल का फायदा उठाया, लेकिन एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए। ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सरकारी रिफाइनरों जैसे IOCL, BPCL और HPCL ने सस्ते कच्चे तेल का इस्तेमाल अपने पिछले नुकसान की भरपाई के लिए किया, और नतीजा सिर्फ एक तिमाही में उनके मुनाफे में 457% का रॉकेट जैसा उछाल आ गया। मतलब साफ है, इस आर्थिक लाभ का इस्तेमाल कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए किया गया, हम जैसे ग्राहकों को राहत देने के लिए नहीं। सस्ते तेल ने कंपनियों की बैलेंस शीट तो चमका दी, पर आम इंसान के घर का बजट जहां था वहीं रह गया। ये टेबल पूरी कहानी को आईने की तरह साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, 2022 में कच्चे तेल पर 25 से $35 प्रति बैरल की जबरदस्त छूट थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत 105 से 110 रुपए के बीच ही अटकी रही। 2023 और 2024 में भी छूट बनी रही, पर पंप की कीमतें टस से मस नहीं हुई। एक तरफ छूट का पहाड़, दूसरी तरफ कीमतों की सीधी सपाट दीवार। और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के दिल में लाता है विकास का विरोधाभास। एक ऐसी स्थिति जहां बड़े पैमाने पर देश को तो आर्थिक फायदा होता है, लेकिन छोटे पैमाने पर एक आम नागरिक को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। एक मैक्रो जीत और एक माइक्रो हार। ये स्लाइड इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ राष्ट्र की GDP बढ़ी, देश का व्यापार घाटा कम हुआ, वाह। लेकिन दूसरी तरफ आम परिवार की बचत कम हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। और परिवारों पर इसका असर कितना गहरा था? 2023 में घरेलू बचत दर 50 साल के सबसे निचले स्तर 5.1% पर आ गई, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं में महंगाई 9 से 12% तक बढ़ गई। मतलब कमाई बढ़ी नहीं और जो बचत थी उसे महंगाई ने खा लिया। तो ये विकास का विरोधाभास आखिर है क्या?
ये वो स्थिति है जब देश के आर्थिक आंकड़े तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन आम इंसान की आर्थिक जिंदगी या तो वहीं रुक जाती है या और मुश्किल हो जाती है। जब देश की तरक्की लोगों की तरक्की में नहीं बदल पाती। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो हमने बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को तो बचा लिया, लेकिन हम छोटे पैमाने के परिवार को शायद भूल गए। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? सिर्फ समस्या को समझना काफी नहीं है। एक नागरिक के तौर पर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रूस से तेल खरीदने का फैसला एक सही और ताकतवर रणनीतिक कदम था। ये देश की हिम्मत को दिखाता है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब उस रणनीति का फायदा कतार में खड़े आखिरी इंसान की जेब तक भी पहुंचे। पर दिल छोटा नहीं करते। हमने जियोपॉलिटिक्स में महारत हासिल की है, ये हमने पूरे दुनिया को दिखा दिया है। अब हम नागरिकों को अर्थशास्त्र में महारत हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन आम नागरिक ये सवाल पूछना और समझना शुरू कर देता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, असल में असली बदलाव की शुरुआत उसी दिन होती है।